आज का मुद्दा में बात महंगाई की, या यूं कह सकते हैं कि सियासी महंगाई की। क्योंकि देखते ये हैं कि महंगाई कितनी भी बढ़ती जाए, जो महंगे शौक रखने वाले हैं, महंगा खर्चा करने वाले हैं, ना तो उनके शौक कम होते ना खर्चे कम होते हैं। और हम इस आधार पर भी देख सकते हैं कि जब दीपावली आई, धनतेरस आई, तो करोड़ों का व्यापार, और ऐसी जगह पर व्यापार जिनको हम बहुत गरीब और बहुत पिछड़े क्षेत्रों में मानते हैं। खासतौर से हम जिक्र कर सकते हैं बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का भी। और इसके अलावा जो कुछ भी आंकड़े उसके मुताबिक सारी बातें ये साफ होती हैं कि पैसा तो बहुत है, जबरदस्त तरीके से व्यापार हो रहा है, तो फिर ये महंगाई की चर्चा क्यों आती है सामने बीच बीच में। हम बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, कैसे गुलजार रहा बाजार और कैसे हुआ जबरदस्त व्यापार। और ये मुद्दा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि एक आंकड़ा आ गया सामने, और उस आंकड़े को देख के हम चौंक गए। और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस आंकड़े को देखकर और सुनकर चौंक जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर बनारस की हम बात कर ले तो लगभग ये आंकड़ा व्यापार का 750 से 800 करोड़ के बीच में। अगर हम पूर्वांचल की बात कर ले तो 1100 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। हम इसलिए चौंके, हमने सोचा कि पैसा कहां से आया, ये व्यापार क्यों हुआ, किसने की खरीदारी और किसने की बिकवाली, और किन किन मदों में ये पैसा कहां से आया और किधर गया। क्या वाकई हम मान लें कि पैसा बहुत है? ये सिर्फ और सिर्फ जो महंगाई की चर्चा है वो सियासी चर्चा है, और जो महंगाई है वो दरअसल महंगाई नहीं है, ये सियासी महंगाई है जो सियासत द्वारा बाजार में लाई गई है। ये खबर देखिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धनतेरस पर गुलजार हुआ बाजार, हुआ अरबों का कारोबार। दिवाली में भी होगा छप्पर फाड़ कारोबार। क्या महंगाई का असर त्योहारों पर नहीं पड़ता? दिवाली पर धड़ाधड़ हो रही ऑनलाइन खरीदारी, अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता और खराब अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से बाजारों के बेरौनक रहने के अनुमानों को धता बताते हुए धनतेरस के मौके पर सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर खरीदारी की। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली के कारोबार का जब हिसाब होगा तो बेहिसाब होगा, क्योंकि धनतेरस पर जिस तरह से धन वर्षा हुई उसके आंकड़ों का हिसाब ये बताता है कि दिवाली का कारोबार भी छप्पर फाड़ होगा। धनतेरस के मौके पर पूर्वांचल में खूब रौनक दिखी। ये दिन पूर्वांचल में 1100 करोड़ का कारोबार हुआ। अकेले बनारस की बात करें तो ये आंकड़ा 750 करोड़ के आसपास रहा। अब जरा सोचिए, जब धनतेरस पर सिर्फ पूर्वांचल के बाजारों का ये हाल है तो दिवाली में कारोबार कितने का होगा। बस सवाल ये है कि हाय हाय महंगाई करने वालों पर क्या कभी भी त्योहारों में महंगाई का असर पड़ता है? क्योंकि जिसे जो सामान चाहिए वो हर हाल में उसे खरीदता है, या फिर उसे मजबूरी में खरीदारी करनी पड़ती है। खैर, त्योहारों पर बाजारों का कारोबार ये साफ बताता है कि त्योहारों पर महंगाई का असर नहीं पड़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से कारोबार जबरदस्त हो रहा है और बाजार गुलजार है, त्योहार का मौका है। और बात ये नहीं है कि सिर्फ त्योहार का मौका है, जो महंगाई का रोना रोते हैं, जो टीवी डिबेट्स में शामिल होते हैं, जो बड़ी बड़ी चर्चाओं में शामिल होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं और या खास तौर से जो आलोचना करते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। शौक उनके इतने बड़े हैं कि अगर पेट्रोल 5 रुपए लीटर बिक रहा था तो भी गाड़ियां चल रही थी, और अगर 70-75 लीटर पहुंच जाता है तो भी गाड़ियां चल रही, जबरदस्त तरीके से चल रही। कहीं आपको लगता है कि महंगाई की वजह से किसी ने कुछ कम किया हो? चाहे शौकों को लेकर हम बात कर ले और चाहे कुछ दूसरे मदों में खर्चों को लेकर बात कर ले हम। लेकिन अब यहां पर चीजें उठ रही हैं। चीजें इसलिए उठ रही हैं कि आखिरकार क्या ये महंगाई सियासी है? क्या ये सियासतदान द्वारा महंगाई लाई गई है? हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले तारुफ करवाना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। राजीव शुक्ला जी है हमारे साथ में, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट हैं, तमाम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। स्वागत है राजीव जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं प्रदीप विश्वकर्मा जी। स्वागत है प्रदीप जी आपका।
डीके त्रिपाठी जी हमारे साथ समाजशास्त्री जुड़े हुए हैं, समाज को समझते हैं, क्यों वो खर्चा करता है और कब वो खर्चा करता है, कैसे खर्चा करता है, इन तमाम सवालों के जवाब त्रिपाठी जी से। और हमारे साथ में पंडित के दुबे पद्मेश जी मौजूद हैं, मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं। क्या ग्रहों की गणना भी इस खरीदारी और बिकवाली पर हावी रहती है? महंगाई का किसी ज्योतिष से कोई कनेक्शन होता है? और जब हम ये कहते हैं कि ये महंगाई सियासी है, तो फिर क्या इसका भी कोई ज्योतिषी कोई गणना है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रदीप विश्वकर्मा जी से। प्रदीप जी, जो लफ्ज मैंने अभी यहां पर इस्तेमाल किए, जो कि मैंने समझा है और जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म हो गए, अभी महंगाई खत्म हो गई, चर्चा में खत्म हो जाएगी महंगाई, दाल कितने रुपए किलो हो गई ये बात खत्म हो जाएगी, और चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जानने और समझने में कि महंगाई सियासी है, क्योंकि अगर सियासी ना होती महंगाई तो चुनाव के बाद में भी चर्चा चलेगी, लगातार चर्चा चलती रहे, अनशन धरना प्रदर्शन होता रहे और जबरदस्त तरीके से वाकयुद्ध होता रहे। क्या आप मानते हैं कि महंगाई सियासी है? नहीं मनीष जी, हम आपसे इस बात पर, सॉरी कि मैं आपसे इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये सियासी नहीं है, ये वास्तविक है। और इसका खामियाजा पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार को भी भुगतना पड़ा था। उनको वो 47 पर आकर के सिमट गए थे और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले दिल्ली में उनको मात खानी पड़ी और अब बिहार का आपने हास्य देखा कि उनका क्या असर हुआ। जो जिस बात को लेकर के वो सरकार उन्होंने बनाई थी कि अब बहुत हुई महंगाई, तो वो जो, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि उस पर मतलब ज्यादा उनका घातकपन हुआ। ये तभी देखिए ना, जो 98 से सीधे 58 पर उतर आए और दिल्ली में तो 3 सीटों पर सिमट गए। तो महंगाई पर अगर रोक नहीं लगाएंगे, ये सियासी महंगाई कतई नहीं है, ये महंगाई वास्तव में बनाई हुई महंगाई है। कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि महंगाई, क्योंकि विश्व में महंगाई बढ़ रही है इसलिए देश में महंगाई बढ़ रही है। जनता ने इसको कतई स्वीकार नहीं किया, उनके निकम्मेपन को जाना और उनको सत्ता से पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, वो अभी कारण बताने में असमर्थ हैं, क्यों बढ़ रही है कारण नहीं बता पा रहे, लेकिन वो महंगाई को रोक भी नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि उनको लगातार मात खानी पड़ रही है। हम अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश के जो अभी हालिया चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें भी उनका हश्र वही हुआ है। और बिहार का जो चुनाव हुआ वो हम सब ने देखा। लेकिन एक बात, ये जो आपकी तमाम बातों में मैं एक बात और जोड़ रहा हूं, महंगाई वास्तव में महंगाई है। अभी टमाटर, आपके इन तमाम बातों में मैं एक बात और जोड़ रहा हूं। बिहार की आपने चर्चा की, बिहार में हार के जितने भी कारण गिनाए जा रहे हैं, फिलहाल लगातार मैं भी तमाम प्रिंट मीडिया के भी पेपर्स में पढ़ रहा हूं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पे भी मैं बहस देख रहा हूं, लगातार कहीं महंगाई का जिक्र फिलहाल बिहार के चुनावों के संदर्भ में महंगाई का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। बयानों का जिक्र हो रहा है, मुद्दों का जिक्र हो रहा है, टाइमिंग का जिक्र हो रहा है, टिकट ढंग से बटे नहीं इसका जिक्र हो रहा है, बागियों के तेवर का जिक्र हो रहा है, लेकिन कहीं भी पिछले 2 दिनों में जब से परिणाम आए हैं, मैंने महंगाई का जिक्र कहीं नहीं सुना है कि 80 रुपए और 200 रुपए किलो दाल बिकने की वजह से बिहार में बीजेपी हार गई, क्योंकि बिहार में वो बीजेपी सत्ता में थी नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अभी चीजों को और साफ होना बाकी है। सियासी महंगाई में क्यों कह रहा हूं, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। क्या कहना है डीके त्रिपाठी जी आपका? जी मनीष जी, सवाल बाजार को देख करके महंगाई का अंदाजा लगाना ये बड़ा ही जल्दबाजी वाला विषय है। हम एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और जो समाज के नजरिए से जब हम देखते हैं जी, तो त्योहारों पर होने वाला जो खर्च है वो साल भर एकत्रित किया जाने वाला खर्च भी बाहर आता है। साल भर छोटी छोटी पूंजियों को हम गुल्लक में या किसी अपने छोटे बचत में खर्च जमा करते जाते हैं और हम ये प्रयास ये करते हैं कि इसको हम दीपावली में ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, महंगाई नहीं है ये कहना बड़ा लाजिमी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे विवेचक और आर्थिक मीमांसक जो हैं इस बात को मान चुके हैं कि महंगाई की दर बढ़ी है और ये महंगाई चालाकी वाली महंगाई नहीं है,
ये वास्तविक महंगाई है और जनता के बीच में प्रतिदिन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनमें होने वाली महंगाई से वो ज्यादा तरबतर हैं, ना कि किसी फेस्टिवल या किसी त्योहार पर वो खुल के खर्च करते हैं जो उन्होंने पूंजी जमा कर रखी है। इसलिए मनीष जी थोड़ा सा इस पर चलिए मैं इस बात पर भी आऊंगा कि महंगाई का विकास के क्रम से क्या ताल्लुक है। कभी आपने ये नहीं कहा कि त्रिपाठी जी कि पहले 5वां वेतन आयोग लगता है, फिर 6वां वेतन आयोग लगता है, अब 7वां वेतन आयोग भी लगने जा रहा है। मैं मानता हूं कि जब मैंने स्कूटर चलाना सीखा था तो पेट्रोल 15 रुपए में था, उस समय मैं कुछ नहीं कमा रहा था, पिताजी कमा रहे थे। मैं आगे बढ़ा, जब मैंने 5,000 रुपए कमाने शुरू किए होंगे तो मुझे लगा कि तब उस समय पेट्रोल जो होगा 30 रुपए में होगा। आज तनख्वाह अगर किसी के 1 लाख रुपए में अगर आ गई हो तो पेट्रोल 75 रुपए में हो गया। महंगाई का विकास के क्रम के साथ में जोड़कर देखना भी बहुत जरूरी है और ये नितांत आवश्यक इसलिए है कि विकास के क्रम में अगर सब चीजें बढ़ रही हैं तो फिर दाल अगर 80 रुपए में और 120 में बिक गई उसमें हाय तौबा है। मिनरल वाटर पी रहे हैं उसमें हाय तौबा नहीं है। आप सिगरेट के कष्ट ले रहे हैं उसमें हाय तौबा नहीं है। आप तमाम अन्य मदों में खर्चा कर रहे हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि 10 रुपए का चिप्स का पैकेट जो आपको मिलता है उसकी वास्तविक कीमत जो है 3 रुपए 4 रुपए की होगी, लेकिन उसमें आप कभी हाय तौबा नहीं मचाते हैं, बस दाल के ऊपर आप मचाते हैं। ये एक सोचने वाली विषय है। हमारे साथ में इस समय राजीव शुक्ला जी हैं, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट हैं। राजीव जी, जिन बातों को मैंने अभी कहा, आप महंगाई का विकास के क्रम से क्या ताल्लुक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन ये सवाल पे हम आएंगे जरूर आपके पास में। फिलहाल इशारा एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद जब आएंगे हम लौट के तो ये जानना बहुत दिलचस्प है कि क्या महंगाई की वजह से किसी ने अपने विकास को रोक लिया है क्या? क्या किसी ने खाना बंद किया है क्या? क्या किसी ने गाड़ियों को चलाना बंद किया है क्या? क्या त्योहार पे खरीदारी इसलिए कम हुई है कि महंगाई बहुत हुई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और ज्योतिष की गणना का बहुत महत्वपूर्ण इसका कोई कनेक्शन है क्या, ये भी हम जानेंगे। राजीव शुक्ला जी, जो सवाल मैंने अभी आपसे किया, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों का मैंने बहुत अध्ययन किया हुआ है, लेकिन आज बतौर मैं कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के बताना चाहूँगा एक चीज़, वो ये कि एक मॉडल होता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग। जब भी समाज में इनकम बढ़ती है तो वो 3 जगह जाती है मोटे मोटे तौर पे, कंजम्पशन पे जाती है, इन्वेस्टमेंट पे जाती है और सेविंग्स पे जाती है। अब अगर ये हम देखें तो आजकल जितनी भी चीजें हैं वो केवल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो केवल इनकम पे नहीं होता है, वो इतने ज्यादा मार्केटिंग गिमिक्स जो मार्केट में फैली हुई हैं और इसके अलावा दीपावली पे जो या धनतेरस पे जो खरीदारी हुई है उसके पीछे हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, कई खरीदारियां ऐसी हैं जो लोन पे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो लोन पे सरवाइव कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे उन लोगों ने इतने खर्चा किए, अगर हम उनकी टोटल वैल्यू देखेंगे तो वो उनको हो सकता है जो भी चीज ले, मान लीजिए कार लिए तो उनको 2 साल में चुकानी है कीमत। यानी अगर हम इसको ब्रेक करके देखेंगे तो ये कहना नहीं सही होगा कि दीपावली पे या धनतेरस पे इतने 100 करोड़ का बिजनेस हुआ लेकिन पैसा कितना आया, वो अगर हम ब्रेक करके देखेंगे तब समझ में आएगा हमको ये बेसिक मॉडल इकोनॉमिक्स का, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग। अब एक चीज बहुत बड़ी देखा जा रहा है, ये जमाना है कंज्यूमरिज्म का, और जब कंज्यूमरिज्म बढ़ता है तो ये देखा जाता है सेविंग्स का परसेंटेज धीरे धीरे करके कम होता है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का बढ़ता चला जाता है। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना तो अच्छा हुआ, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन कंजम्पशन अगर बढ़ जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे चलते 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 एक इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इसको अगर हम इन टोटलिटी समझें, इसमें बहुत बड़ा एक हाथ है जो ऑनलाइन मार्केटिंग वालों का है। ऑनलाइन मार्केटिंग के अलावा और जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मार्केटिंग समझ लीजिए या यहाँ पे ये समझ लीजिए कि लोगों को लुभाया किस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोगों के पास बहुत पैसे आ गए एकदम से, बहुत पैसे एकदम से नहीं आए, लेकिन ये सब जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अगर प्रोडक्शन कर लिया तो उसको सेल करने के लिए कहीं ना कहीं आउटलेट ढूंढते हैं और ये आउटलेट इनको मिलता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा कल्चरल देश है और हमारे कल्चरल देश में ये कहा जाता है कि भाई आपको पर्टिकुलर एक जगह पे
एक समय पे ये चीज खरीदना आपके लिए शुभ होगा। तो ये बहुत इसलिए आदमी खरीदता नहीं है, वो चाहे किसी से सांस्कृतिक उधार और जो ले ले, धार्मिक विचार है या उसकी आप वजह से भी खरीदारी पर ना भी असर अगर पड़ता है। अफोर्ड कर पाए भाई तो भी वो धनतेरस उस में हर चीज को जगह ये लेके होता है, उस हर दिन घर में वो एक पूरी चम्मच तो करता आएगी है। आएगी। अब अगर एक चम्मच अगर 125 करोड़ का जो देश है तो निश्चित तौर पर व्यापार तो होगा ही होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर चर्चा में रख रहे हैं। एक तो हमने सियासी महंगाई का जिक्र किया और महंगाई का विकास का अनुक्रम क्या है उसको लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, और तब हम ये कह रहे हैं कि विकास के क्रम में महंगाई ना कहिए, ये कहिए कि वस्तुओं का प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है और वो आपकी तनख्वाह भी बढ़ रही है, और जो कि हमें त्योहारों पर दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे आप पद्मेश जी? क्या इसको लगता है कि आपको कहीं से इसका ग्रहों का कोई कनेक्शन है या फिर महंगाई महंगाई ही है? ग्रह और नक्षत्रों से संचालित है, महंगाई भी संचालित है, सत्ता भी संचालित है, और सत्ता जाति और आती भी ग्रहों के कारण। व्यक्ति वही होता है, सत्ता परिवर्तित होती है जब ग्रह परिवर्तित होते हैं। शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है और लोकतंत्र में का जो निर्णायक है वो जनता है। जनता का कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। जब चंद्रमा राहु के साथ में, मंगल के साथ में या शुक्र के साथ में युति बनाता है तो महंगाई जरूर बढ़ती है बाजार में। हमेशा देखा गया इस समय राहु के साथ में शुक्र, मंगल और चंद्रमा की जो युति है उसके कारण से। दूसरा बृहस्पति या शुक्र जी जी जो मांगलिक कार होते हैं जी भारतवर्ष में जी खास तौर से जो भारतीयता से उत्पोत हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम अपना जो बहुत सारा व्यय है वो। पद्मेश जी मैं सॉरी कहूंगा कि मैं आपको रोक रहा हूं। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक के लिए भी रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो देखते हैं कि हम चर्चा इसी पे कर पाते हैं या एक और बड़ी खबर आ रही है। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि क्या हम चर्चा में शामिल रहेंगे या एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख करेंगे, तो जो संपादकीय विभाग का निर्णय रहा वो ये कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है हम उस खबर पर आगे बढ़ रहे हैं। और खबर जिसको हमने 4 घंटे पहले से लगातार जिस खबर पर हम निगाह बनाए हुए हैं, और जैसा कि के न्यूज दोपहर 3:30 बजे से इस खबर को बता रहा है, आज तक की इस वक्त सबसे बड़ी खबर, के न्यूज लगातार उस खबर को फॉलो कर रहा है। और अब से ठीक 15 से 20 मिनट के बाद खुद ये संभावनाएं हैं, और ये संभावना इस बात से है क्योंकि जो सूत्र हमारे खबर हमको दे रहे हैं उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद में ही रामपुर पहुंच रहे हैं आजम खान, और ठीक उनके पहुंचते ही स्टेशन पर ही जैसा कि हमारे पास खबरें आ रही हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आजम खान इस बात को कहेंगे जिस खबर को लेकर लगातार के न्यूज बना हुआ है। के न्यूज लगातार दोपहर लगभग 3:30 बजे का वो वक्त रहा था जब पहली बार हमने इस खबर को उठाया था, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बदलते हुए घटनाक्रम से के न्यूज ने अपने दर्शकों को परिचित करवाया, उसको बताया, और अब यह खबर पर मोहर तो लग ही चुकी है। बस खुद आजम खान इस बात को कहें, इस बात की देरी है, और अब से कुछ देर बाद में यह धमाका हो जाएगा आजम खान की तरफ से कि हां उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस वक्त वो पंजाब मेल से लखनऊ से चलकर रामपुर पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही रामपुर में पहुंचेंगे तमाम मीडिया के लोग वहां पर मौजूद हैं, और वहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हां उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया इस्तीफा, क्या कुछ वजह रही, इसको लगातार विस्तार से के न्यूज ने बताया है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन कौन सी वजह रही। कब से आजम खान दिक्कत में थे, परेशानी में थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, उन्हें लग रहा था कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे साथ में के न्यूज चैनल हेड माधुरी सिंह इस समय मौजूद हैं। माधुरी जी, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से उन तमाम बातों का जिक्र किया जाए जिसके चलते आखिरकार आजिज आ गए आजम खान कि अब दुख और नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान ने बड़ा ही मुश्किल घड़ी में यह फैसला लिया होगा कि अब हमें इस्तीफा देना ही होगा। अगर अमर सिंह अंदर है तो आजम कैसे अंदर रह सकते हैं, और आजम खान बाहर आ गए। माधुरी जी, क्या कहेंगे आप इस वक्त? मनीष, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आजम खान साहब जो है सरकार से और अपने वरिष्ठ नेताओं से नाराज हुए हों। इससे पहले भी इस तरीके की बातें होती रही हैं, और उसी सिलसिले की एक और कड़ी भी मानी जा सकती है।
जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि वो बहुत अधिक नाराज हैं या बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देने वाले हैं, ये तो खैर आजम खान ही सही तरीके से जानते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन इस खबर में बिल्कुल सच्चाई है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है आगे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, और चूंकि मुख्यमंत्री है नहीं तो जब वो आएंगे तो इस पर फैसला होगा। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, ये भी तय बात है। लेकिन जो नाराजगी अक्सर वो दिखाते रहे हैं, उसमें तमाम मुद्दे पहले भी रहे हैं, उन पर पहले बातचीत हो चुकी है। लेकिन इस बार जो मुद्दे सामने हो सकते हैं वो ये मुद्दे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन से आप देखें तो मुलायम सिंह यादव जी ने पहले तो अपने आप को अलग कर लिया। उस दौरान भी जब टेलीविजन पर या अन्य जगहों पर जब भी चर्चा देखने को मिली तो दो बयान दिखते थे कि मुलायम सिंह कहते थे कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है, और आजम खान साहब ने कहा था कि महागठबंधन से हटने का फैसला मुलायम सिंह जी ने अकेले में लिया है, उनसे पूछ कर नहीं लिया है। अगर उनसे पूछा गया होता तो वो महागठबंधन में होते। एक बात। दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों से बार बार ऐसा देखने को मिला है, जब ऐसा महसूस हुआ है कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाजवादी पार्टी की नजदीकियां हैं, और कई बार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई और भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन एक तरीके से देते हैं, नैतिक समर्थन भी देते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता था कि समाजवादी पार्टी के नेता कंफ्यूज हो गए हैं कि वो समाजवादी पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बात जो है आजम खान साहब को स्वीकार नहीं हुई होगी, ऐसा मुझे पक्का लगता है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, और ये बात छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोटर कितना पसंद करता है। एक बात। दूसरी बात कि न सिर्फ मुस्लिम वोटों की बात है, आजम खान की सेक्युलर छवि की भी बात है, समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों की भी बात है, और जिन वोटर्स के पास आजम खान जाते हैं उनकी भी बात है कि आखिर वो जब चुनाव मैदान में जाएंगे तो अपने वोटर्स को क्या कहेंगे। तीसरी बात इसमें मनीष ये है कि एक तो पहली बात हो गई कि महागठबंधन से अलग हुए, दूसरी बात ये रही कि अपने वोटर्स को कंफ्यूज किया है मुलायम सिंह यादव ने, और तीसरी बात कि आप देखें कि अभी हाल में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया होगा, अभी हाल में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आजम खान के चहेते या उनके करीब बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है, और कई वरिष्ठ नेताओं को जो है बिना कारण बताए एकदम से निष्कासित कर दिया गया। जी, ये बात आजम खान को नागवार गुजरी, क्योंकि जो जैसे अंबिका चौधरी नेता है, नारद राय या और भी तमाम बड़े नेता, ये पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी को, कहीं न कहीं आजम खान को ये लगा कि हो सकता है, बार बार कहा जा रहा है कि अमर सिंह आने वाले हैं, अमर सिंह आने वाले हैं, तो कहीं उनकी भी बारी इसी तरीके से टीवी स्क्रीन पर देखने को न मिले। आजम खान ने कुछ दिन पहले अपने मित्रों से ये चर्चा भी की थी कि उन्हें भी ये शक था कि टीवी पर उनका नाम भी आ सकता है, तो ये उसको अपनी एक तरीके से वो जलील होते, इस नाते भी उनको लगा कि जी, यहाँ पर एक चीज और भी जानना चाहेंगे आपसे, वो ये कि एक तो बात ये आ रही है कि फिलहाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, क्या समाजवादी पार्टी से तो इस्तीफा देने का जिक्र नहीं हो रहा है? नहीं, जहां तक समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने की कोई भी खबर अभी सामने नहीं आई है, और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने की शायद नौबत भी उनको कभी अभी फिलहाल मुझे नहीं दिखती ऐसी। लेकिन नाराजगी के तमाम कारण हैं, जैसे कि अमर सिंह के चहेते लोगों को पार्टी में मंत्रिमंडल में जगह दी गई, और अभी जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हालात रहे पार्टी के वो बहुत ही खराब रहे, पूर्वांचल की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि आजम खान ने अगर 35 उम्मीदवार अपनी ओर से चयनित करके अगर उनका नाम सुझाया था तो उसमें से लगभग 25 उम्मीदवार जीत गए। तो ये एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की है, जिसमें एक बार फिर ये देखने को मिला है कि आजम खान का जो वर्चस्व है अपने वोटर्स पर बना हुआ है। तो जिस समाजवादी आंदोलन के साथ मुलायम सिंह यादव और आजम खान उभरे थे, उसमें कहीं न कहीं आजम खान को लगता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो वो अहमियत उनको नहीं मिलती है, इसीलिए बार बार वो दबाव की राजनीति बनाते हैं। जी, निश्चित तौर पर। उसके बाद में जो आपने अभी अंत में ये जो शब्द कहे, दबाव की राजनीति, दरअसल ये कई बार देखा गया है कि आजम उस वक्त भी नाराज हुए थे जब अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री ताजपोशी की बात सामने आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, कई ऐसे कार्यक्रम रहे
जिसमें वो नाराज होते हैं। तो जब बार बार नाराज होते हैं और बार बार मान जाते हैं, मुझे लगता नहीं कि या शायद आपको भी ऐसा लगता हो कि एक दबाव की राजनीति बनाते हैं। मामला इस हद तक बिगड़ जाता है कि दबाव बनाना पड़ता है आजम खान को, और उसके बाद में ये जो इस वक्त का जो कदम है ये सिर्फ दबाव की राजनीति हम मान लें। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये खबरें लगातार मीडिया में आए, उसके बाद में चूंकि अभी जो हमारे पास खबर है पूरी की पूरी सरकार इस वक्त सफाई में है, सारे के सारे लोग एक साथ मौजूद हैं, और मुझे लगता हो सकता है कि रात में फिर बुलाया जाए, मान मनोबल का दौर चले और सुबह बात क्लियर हो जाए। ये भी एक दबाव की राजनीति है। ऐसा मनीष जो है आजम खान जिस स्तर के व्यक्ति हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड रणनीति में यकीन करते हैं, और अमूमन उनकी जो भी राजनीतिक रणनीतियां होती हैं उसमें वो सफल होते हैं। इससे पहले भी कल्याण सिंह जी की जब भारतीय जनता पार्टी से विदाई हुई थी और मुलायम सिंह यादव जी ने जब उन्हें समाजवादी पार्टी में लिया था, तो आजम खान ने अपनी पार्टी से जो है अपने अलग, वो आजम खान उस वक्त अपनी पार्टी से अलग हो गए थे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने एक और मौका आया जब समाजवादी पार्टी ने उनको अपने से अलग कर दिया। तो जहां तक पार्टी के प्रति उनके कमिटमेंट की बात है, तो ऐसे जिस स्तर के वो नेता हैं उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ लेना चाहती रही होंगी, उनसे बात करती रही होंगी, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा में उनका यकीन है, लेकिन जाहिर तौर पर आखिर कुछ बातें ऐसी हैं समाजवादी पार्टी के अंदर जो आजम खान को बर्दाश्त नहीं है। एक बेहद ईमानदार छवि भी उनकी जनता में है, जहां तक अपने अफसरों पर कार्रवाई के मामले हों या और भी तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के और तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अभी तक आजम खान पर इस तरीके के आरोप नहीं लगे हैं। तो हो सकता है जो दबाव की रणनीति है वो मजबूरन उठाते हो, क्योंकि उनको लगता होगा कि ठीक है सरकार बनाने में उनकी भी बड़ी अहम भूमिका रहती है, लेकिन सरकार चलाने में उनकी भूमिका कहीं ठीक से नजर नहीं आती। बिहार चुनाव के बारे में उनसे नहीं उनकी सहमति नहीं ली गई। उसके बाद जिस तरीके से अभी आप देखें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, दूसरे राज्य के नेताओं को मंत्री बना दिया गया, उनसे नहीं पूछी गई, या उनके प्रदेश के जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ के नेताओं को तरजीह नहीं दी गई। तो इन सभी बातों से वो नाराज हुए हैं ऐसा लगता है, लेकिन कौन उनको मना पाएगा, किस तरीके से मना पाएगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। माधुरी जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है, वो ये कि आखिरकार अगला कदम क्या होगा। हम ये मानेंगे, हमने बीच में देखा कि जिस समय एक ऐसा आया था जब आजम खान कल्याण सिंह के समय बिल्कुल अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी दल को ज्वाइन नहीं किया था। हम ये मान लें कि नाराजगी इस कदर हद तक बढ़ गई है कि हो सकता है कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास, वनवास या चुपचाप एकांत में रहें और बिल्कुल नाराज रहें, और ना तो कहीं वो जाएं ना कहीं आए, कोई दूसरा दल वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है, या और कुछ क्या हो सकता है अगला कदम आजम खान का? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद जो है एक पूरे देश में नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात पूरे देश में चल रही है। आप देखें जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और नीतीश की बातों को जनता ने स्वीकार किया, या जिस तरीके से साहित्यकार जो है अपने पुरस्कार वापस लौटा रहे हैं, अब तो सुना है सेना के लोग भी पुरस्कार वापस लौटाने, और एक तरीके का माहौल जो देश में देखने को मिल रहा है, उसमें जाहिर है आजम खान अगर किसी खास तबके का नेतृत्व करते हैं तो वो तबका सेक्युलर है और मुस्लिम वोटर्स हैं। जाहिर है आजम खान जब वोट मांगने जाएंगे तो उनके लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि इन मुद्दों पर, जबकि मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे या कंफ्यूजन की स्थिति तो थे, तो आजम खान आप कहाँ थे, ये जनता उनसे पूछेगी। तो एक बड़े ही माहिर पॉलिटिशियन है आजम खान, और वो अपनी जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मंत्री बनना या मंत्रिमंडल में रहना बड़ी बात नहीं है। मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूँ, मैं जो नेता हूँ वो आपके सामने हूँ, और मैं इस कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रह सकता कि हम सेक्युलर हैं भी नहीं है, समाजवादी हैं भी कि नहीं है, या बीजेपी से हमारा अलायंस होगा या नहीं होगा। आजम खान की जो शख्सियत है वो एक ईमानदार नेता की शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो कार्रवाई वो करते हैं वो भी निष्पक्ष होकर कार्रवाई करते हैं। बहुत बड़े सीजेंड पॉलिटिशियन हैं, और एक जमाना हो गया, अरसा हो गया उनको सियासत में। उस वक्त से जब वो 1966 में सुंदरलाल इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे 11वीं के, उस वक्त से ही वो राजनीति में थे। अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट चला रहे थे। मतलब आप सोच सकते हैं 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र और उस वक्त से अब तक का सफर, तो एक निर्वाध छवि भी उनकी रही है। लेकिन जो बात आपने कही माधुरी जी, वो ये कि आपने कहा कि उनको इस बात की आशंका थी
कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी टेलीविजन स्क्रीन पे ही अपना नाम देखें कि इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। क्या इस बात की आशंका उनको क्यों नंबर 2 की हैसियत रहती है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलों में वो मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं, इस बात की आशंका उनको क्यों हो रही थी? माधुरी जी, फिलहाल लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान शायद सामने आ रहा है, जिसके चलते माधुरी सिंह हमारे साथ जो हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर के बाद में रामपुर पहुंचने वाले हैं पंजाब मेल से आजम खान, बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत, कई मामलों में मुख्यमंत्री को सलाह भी देते हैं और मुलायम सिंह के बेहद नजदीकी माने जाते हैं, और इसलिए लाख तलखियां सही अंदाज में और आवाज में भी, लेकिन फिर भी वो मुलायम सिंह के लगातार करीबी रहे हैं। और जो घटनाक्रम आज लगातार के न्यूज के पास में आया है, उसके मुताबिक मुलायम सिंह से वो मिलने भी गए, लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये मुलाकात व्यक्तिगत होगी, मुलाकात व्यक्तिगत हो नहीं पाई, और उसके बाद में वापस आए और उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। हालांकि इस्तीफा का मजमून क्या है, क्या कुछ वो शब्द लिखे हुए हैं जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, ये तो स्वयं मुलायम सिंह यादव या आजम खान जानते हैं। लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा है कि अब से कुछ देर के बाद में जब रामपुर रेलवे स्टेशन पंजाब मेल पहुंचेगी और उस वक्त वो अपने कूपे से जब बाहर निकलेंगे आजम खान, तो पत्रकारों से क्या बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, या बगैर कहे ही चले जाते हैं। हम यहां पर यह भी खबर आपको दे दें कि इस वक्त पूरी की पूरी सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री सहित उनके घर परिवार के जो वरिष्ठ उनके लोग हैं, पूरी की पूरी सरकार इस समय सफाई में है, हर कोई सफाई में है, और इसलिए पूरी की पूरी निगाह इस समय सफाई पर ही है। के न्यूज लगातार दोपहर से सबसे पहले इस खबर पर बना हुआ है। जैसे यह खबर लखनऊ से हमारे संवाददाता शबी हैदर ने बताई, उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम बदले, लगातार हम निगाह इसके ऊपर रखे रहे। लखनऊ से रामपुर के लिए तरफ प्रस्थान किए, उस वक्त भी हमने लगातार खबर दी अपने दर्शकों को, और इस वक्त हम बता रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद में जैसे ही रामपुर पंजाब मेल पहुंचेगी, वैसे ही एक बड़ा धमाका इसलिए होगा क्योंकि आजम खान जब बोलते हैं तो बोलते तो बड़े नरमी के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज में तलखी जरूर रहती है। हमारे साथ में इस वक्त पंडित के द्वे पद्मेश जी भी मौजूद हैं, जो हैं आजम खान को लेकर उनका भी अपना एक आकलन है, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर, और इस वक्त जो घटनाक्रम बदल रहा है, और काफी देर से जब से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, पद्मेश जी लगातार उनकी कुंडली को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम चाहेंगे पद्मेश जी उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी कुछ कैसे राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ने वाला है, कुछ बातें आप कहें पद्मेश जी। आजम खां का जन्म 14 अगस्त 1948 को हुआ। 14 अगस्त का तात्पर्य है कि कर का सूर है, और जब कर का सूर होता है तो व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, इतना अधिक संवेदनशील होता है कि वो जो भी निर्णय लेता है काफी सोच समझ कर लेता है और अपने निर्णय पर स्टैंड भी करता है। चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनके आयु का जैसे ही 68वां वर्ष चला, 68वां वर्ष का मतलब ये होता अष्टम भाव का वर्ष। अष्टम भाव का वर्ष जो है मानसिक रूप से तोड़ता है, और ये उनको मानसिक रूप से यात्रा देने का वर्ष है, चाहे पारिवारिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे उनकी उपेक्षा हो। लेकिन ये अगर इस मुद्दे पर समझौता भी हो जाएगा तो भी उनको मानसिक यातना अगले भी 6-8 महीने और देखनी है। लेकिन 23 दिसंबर तक का जो समय है, 4 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक का जो समय है, वो काफी उनके लिए कष्टदायी है, मानसिक क्लेश का समय है। उनका निर्णय कहां तक सही बैठता है, कहां तक गलत बैठता है, ये 23 दिसंबर के बाद ही तय होगा, क्योंकि परिस्थितियां कई बार बनेंगी, कई बार बिगड़ेंगी, तमाम सारी स्थितियां उनके सामने आएंगी। जी, निश्चित तौर पर 23 दिसंबर का वो वक्त है जब तक ये क्लेश और मानसिक संताप की जो स्थिति होती है
ग्रहों के हिसाब से, जैसा कि के दुबे पद्मेश जी कह रहे हैं, तब तक उनको गुजरना होगा। आजम के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, बहुत वाकपटु हैं, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में अगर वाकपटुता की बात हो, बोलने की बात हो, भाषण की बात हो, तो आजम जैसा दूसरा कद्दावर नेता फिलहाल नहीं दिखता। और इसीलिए मीडिया की निगाहें भी आजम के ऊपर बराबर लगी रहती हैं, और आजम भी अपनी बात को बगैर किसी लाग लपेट के रखते हैं। और शायद यही वजह है कि आजम की कही हुई बात दूसरों को कड़वी तो जरूर लगती है, लेकिन वो सच्चाई के बेहद करीब होती है। शबी हैदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। शबी हैदर, जिस खबर को आपने ब्रेक किया था, वो खबर की पुष्टि लगातार हो रही है, मीडिया में भी लगातार ये बातें सामने आ रही है, और लगभग दोपहर के 3:30 बज रहे थे जिस वक्त आपने हमारे न्यूज रूम में फोन किया था कि आजम खान ने इस्तीफा दे दिया है। उस वक्त से लेकर अब तक लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, और के न्यूज पर लगातार ये खबर चल रही है, और अब से कुछ देर के बाद में रामपुर पहुंच रही है पंजाब मेल, और जैसे ही वो अपने कूपे से बाहर निकलेंगे, मीडिया के तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं। और आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, पहले पुलिस नहीं पहुंचती है, पहले पत्रकार पहुंचता है। और हम जरूर ये जानना चाहेंगे, अगर आपने खबर ब्रेक की थी तो निश्चित तौर पर आगे के घटनाक्रम भी आपके पास पहुंच रहे होंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आगे क्या कुछ, कैसे क्या कुछ रणनीति बन रही है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इससे वाकिफ आप जरूर कराएं। जी मनीष जी, आजम खान नवाज देवबंदी का एक शेर पढ़ते हैं कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, और मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। तो निश्चित तौर पर पंजाब मेल की जो मंजिल है वो रामपुर अब से थोड़ी देर में पहुंचेगी, और उसके बाद फिर वो पंजाब तक जाएगी। लेकिन जो आजम खान का समाजवादी एक्सप्रेस में जो सफर है वो थोड़ा सा जो है वो डामाडोल लग रहा है, थोड़े से हिचकोले ले रही है आजम एक्सप्रेस समाजवादी प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से लगातार आजम खान को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरीके से एक कहावत कहते हैं अवधि में कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, और मुलायम सिंह यादव सपा सुप्रीमो एक म्यान में 2 तलवारें रखकर जो है वो चलना चाह रहे थे। हालांकि अमर सिंह की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अपरोक्ष रूप से नहीं हुई थी, परोक्ष रूप से सबको पता था कि रमजान की जो एक अफ्तार पार्टी से लेकर मेदांता का जो नींव का पत्थर रखा जाना था, वहां तक अमर सिंह जो हैं वो शामिल रहे हैं। और जैसे ही अमर सिंह का नाम आता है तो आजम खान का जो तीवरियां हैं वो चढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं से जो उनके भीतर आक्रोश है वो फिर वो चाहकर भी जो है वो छुपता नहीं है, क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके जो दिल में है वो ज़हन से, वो चेहरे से आया होता है। तो कई बार जो है वो ये दर्द, अभी 10 दिन पहले एक कार्यक्रम में जो है वो आजम खान ने कटाक्ष किया था कि हम तो साहब नाचने गाने वालों की वजह से पार्टी से निकाले गए थे। तो जो वो दर्द है, वो दर्द कहीं ना कहीं से चुभ रहा है आजम खान को। और जो सिनेरियो बदला, जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था जल निगम के सभागार में, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लगभग 70 से 75 पत्रकार जो हैं वो इंतजार कर रहे थे आजम खान का। ये नहीं होता था मनीष जी कि आजम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और समय पे ना पहुंचे। एक चीज शबी, मैं आपको रोक रहा हूं, सवाल थोड़ा सा तल्ख है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधे घंटे बाद मुलतवी कर दिया गया। शबी, मैं आपको रोक रहा हूं, सवाल थोड़ा सा तल्ख है। तल्ख इसलिए है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि अगर समाजवादी पार्टी में अगर मुस्लिम चेहरा अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में हम देखें तो फिलहाल एक ही चेहरा नजर आता है, और वो है मोहम्मद आजम खान। और उसके बाद आजम खान की जो जिस तरीके से अदायगी है, चाहे वो संवाद अदायगी की बात कर लें या फिर उनके अभिनय अदायगी की बात करें, दोनों ही अदायगी से इस समय समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव भी आजिज आ चुके हैं। ये खबरें आ रही थी, और दादरी कांड में हमने देखा कैसे आशु मलिक आगे बढ़े और कैसे चीजें हुई, और कैसे रातों रात में प्लेन में बैठाल कर जो दादरी कांड में जो लोग पीड़ित थे उनको लेकर जाया गया, और एक नया नेतृत्व उभारने की कोशिश की गई। आजम खान उस वक्त भी असहज दिखे, लेकिन खामोश रहे, और पूरे परिदृश्य में आजम खान लगभग सामने नहीं थे। क्या आपको लगता है कि आजम खान ये सारी चीजें समझ रहे थे, इन सारी चीजों को जान रहे थे, और शायद यही वो वजह है जिसके चलते आजम खान ने भी सोचा कि अगर हमारी जगह नहीं है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, चूंकि वो सीधे हैं, चूंकि वो साफ हैं, चूंकि वो निर्भीक हैं और सच्चे हैं? बिल्कुल, जिन
परिस्थितियों को आपने उकेरा है, वो यकीनी तौर के ऊपर वो हिडन थी। आशू मालिक का जो पूरा एपिसोड हुआ था, सहारनपुर से ताल्लुक है और एक मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर, चाहे वो आशू मालिक हो या वो चाहे और जो दूसरे सारे चेहरे हों, उनको उभारने की निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से आजम खान ने मुसलमानों के लिए काम किया है, जिस तरीके से आजम खान को एक मुस्लिम चेहरा, जिस तरीके से जो विभाग हैं उनके पास, चाहे वो आप अल्पसंख्यक कल्याण की बात करिए, जो दूसरे सारे दीगर जो उनके पास पोस्ट्स हैं, उनके जरिए वो लगातार जो है वो मुसलमान का काम की जो जिम्मेदारी दी गई थी, हो सकता है लग रहा हो सरकार को कि कार्य वो नहीं हो पा रहे हैं, या जो आंतरिक जो पॉलिटिक्स होती है किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी परिवार में, किसी भी संगठन में, तो वो सारी जो परिस्थितियां हैं वो पैरेलल जो है वो लगातार चल रही थी। लेकिन जो मंत्रिमंडल का जो रिशफल हुआ है, उससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आजम खान विचलित दिखाई दिए। जिस तरीके से पश्चिम के कुछ चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में सामने लाए गए, चाहे बैकवर्ड के नाम पे लाए गए हों, चाहे मुस्लिम के नाम पे लाए गए हों, चाहे अगली जातियों के नाम पे लाए गए हों, तो कहीं ना कहीं से देखिए एक समाजवादी पार्टी के लिए, अगर पार्टी के नजरिए से आप देखें तो यकीनी तौर पर एक जो नेक्स्ट जनरेशन का जो नेतृत्व है उसको तैयार करना एक अहम होता है। और शायद उसी के लिए आप हेमराज की बात करो, एक लोध नेता के रूप में सहारनपुर से, शाहजहांपुर से, माफ किएगा, शाहजहांपुर में जिस तरीके से राममूर्ति वर्मा से डैमेज हुआ है पार्टी को, एक नया नेता जो है वो पैदा किया करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से साहिब सिंह वर्मा है, जिस तरीके से कमाल अख्तर हैं, लगातार जो है वो सार्वजनिक मंच हों या राजनीतिक मंच हों या जो दूसरा सारी चीजें हों, 36 का आंकड़ा बताया जाता है कमाल अख्तर और आजम खान के बीच में। तो जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, खाद्य और रसद राजा भैया से लिया गया, राजा भैया भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं कैबिनेट में ना आके। तो जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत तेजी से बदल रही थी और शायद ये क्रिया की प्रतिक्रिया है आजम खान। शबी, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। आप लखनऊ में हैं, गाड़ी लखनऊ से निकल चुकी है, अब वो इस समय रामपुर पहुंचने वाली है, तो आप जानकारी लखनऊ से दे रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली में भी संपर्क सूत्र हैं, उनसे भी जानकारी लेकर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन रामपुर में इस वक्त क्या हलचल है, हमारे साथ में हमारे संवाददाता अफवान अहमद इस समय रामपुर से मौजूद है। अफवान, आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, कुछ ही देर बाद में पंजाब मेल पहुंचने वाली है। पहली बात तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, स्टेशन के मुताबिक क्या खबर आपको मिली है, कब तक पंजाब मेल पहुंच रही है, और क्या कुछ खबरें, क्योंकि उनके बहुत सारे करीबी रामपुर में हैं, आपके पास रामपुर से मिल रही हैं, अफवान हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अभी तक तो यही लगा कि जो कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान है वो लखनऊ से जो है चल चुके हैं और अभी रास्ते में ही है। और रामपुर में करीब लगभग वैसे तो 6 घंटा लेट बताई जा रही है ट्रेन, के 6 घंटे लेट से है, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद देहरादून जो ट्रेन है वो आ रही है और 9 बजे जो है, प्रातः 9 बजे जो है यहाँ पर पहुंच जाएगी। और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जो है चेहरों पर थोड़ी सी मतलब दिख रहा है कि निराश है, क्योंकि जो पता लग रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं किस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है। तो इसलिए जो काफी जो है कार्यकर्ता उनके यहाँ पर मौजूद है, उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं किस तरीके से मंत्री जी आए और वो उनसे वार्ता करें। और यहाँ पर काफी जो है लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं उनका, और जो प्रशासन भी यहाँ पर जो है मौजूद है। जी, आप अफवान नजर बनाए रखें पंजाब मेल पर, और हम जरूर आपके पास लौटेंगे और निश्चित तौर पर वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। खबर बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी खबर बड़ी है, और जिस तरीके से चुनाव हुए बिहार में और उसके बाद में जो राष्ट्रीय स्थितियां बदली, उस लिहाज से भी खबर बहुत बड़ी है। हमारे साथ में माधुरी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। माधुरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके पास क्या कुछ जानकारी है हमारे दर्शकों के लिहाज से। जानकारी तो मनीष यही है कि मोहम्मद आजम खान, जो कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री है नहीं, तो उस पर अभी इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन उसकी आजम खान ने औपचारिक घोषणा नहीं की है। इस्तीफा भेजने के बाद वो तुरंत जो है रामपुर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए, और संभवतः अभी स्टेशन पर, रामपुर स्टेशन पर तमाम पत्रकार उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दें कि उन्होंने क्या कुछ किया और क्या उनके मन में है।
लेकिन जहां तक बात है कि उन्होंने इस्तीफा भेजा है, तो ये बात जो है बिल्कुल सच्ची है और पुख्ता खबर है कि उन्होंने इस्तीफा भेजा है। लेकिन इससे पहले भी चूंकि कई बार उनकी नाराजगियां सरकार से और अपने वरिष्ठ मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, मुलायम सिंह जी से, मुलायम सिंह जी के परिवार से कुछ न कुछ चलती रहती हैं, तो हो सकता है उसी की कड़ी में एक और ये बात भी एक और कड़ी के रूप में हो। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। जी, बहुत बार ऐसा हुआ है माधुरी जी, बहुत बार ऐसा हुआ है जब आजम खान नाराज हुए हैं। और हमने देखा है, चाहे वो आगरा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जिसमें शिरकत नहीं की आजम खान ने, तब मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ इतना ही कहा था, कुछ भी हो जाए मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं हो सकते। हमने मुजफ्फरनगर दंगों में भी वो देखा, जबकि आजम का चेहरा थोड़ा सा नर्वस थे वो और थोड़ा सा सुस्त भी थे, क्योंकि इल्जाम इस तरीके से उनके ऊपर लगे थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं वहां पर वो गए और आजम से मिले और उनकी नाराजगी को दूर किया। ऐसे कई बार हमने देखा। मुलायम सिंह यादव विधानसभा अध्यक्ष उनको बनाना चाह रहे थे उनके अनुभव के आधार पर, लेकिन फिर भी उनकी नाराजगी या उनकी जिद को देखते हुए उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। एक नहीं, कई मिसालें हैं जबकि मुलायम सिंह ने खुद 2 कदम आगे बढ़ते हुए आजम खान की चीजों को जो है अपने ऊपर लिया है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि अब चीजें इस तरह से अलहदा हो रही थी कि अब रास्ता नहीं कटता, अब ये सफर बहुत कठिन है और अब ये सफर तन्हा ही काटना पड़ेगा? क्या ऐसी चीजें हो गई थी अब? ये कई बार ऐसा होता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको मनाने की कोशिश होती है और चौथी बार में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है 2 रिश्तों के बीच कि चौथी बार दोनों को लगता है कि नहीं और नहीं निभेगी। तो मुझे तो अभी ऐसी स्थिति नहीं लगती कि और नहीं निभेगी। लेकिन जहां तक नाराजगी का प्रश्न है, जहां तक ये सब कुछ देखने को मिला है कि न सिर्फ आजम खान ही क्यों, उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिनका मंत्रिमंडल छीन लिया गया या जो हाशिए पर हैं, वो सब भी नाराज हैं। तो चूंकि आजम खान उनके प्रति भी अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे होंगे, हो सकता है वो अंबिका चौधरी, नारद राय तरीके तमाम बड़े नेता हैं, शिव कुमार बेरिया हैं, तमाम और नेता जो उस दिन जिनको सूचना भी नहीं दी गई थी और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, तो उनके साथ भी अपनी सॉलिडारिटी, अपनी फ्रेंडशिप दिखा रहे हों कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। पार्टी में कोई भी फैसला डिस्कशन के बाद आना चाहिए। एक परिवार ही सारे फैसले कर लेता है, जबकि वोट लेने की बारी आती है तो सेकुलर वोटों को, मुसलमान वोटों को, अल्पसंख्यक वोटों को आजम खान रिझाने जाते हैं या और भी लोग रिझाने जाते हैं जिनकी पार्टी में नहीं रह गई है। तो ये अपनी नाराजगी दिखाने का एक तरीका है। दूसरा, बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद आप किसी अल्पसंख्यक नेता से क्या अपेक्षा करेंगे? आप यही अपेक्षा करेंगे कि वो बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी प्रशंसा करें, लालू यादव, नीतीश की प्रशंसा करें, जबकि मुलायम सिंह जी सबसे बड़े नेता रहे हैं। एक तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सेकुलर नेता वो रहे हैं, बावजूद उसके वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसे में जब आजम खान उनके वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं और वो अल्पसंख्यकों के नेता रहे हैं आजम खान, तो आजम खान के लिए क्या रास्ता बचा है? आजम खान के लिए शायद यही रास्ता बचा होगा कि उन्हें अपनी नाराजगी दिखानी होगी, नहीं तो अपने वोटर्स के पास वो वापस कैसे लौटेंगे? तो ये सब नाराजगी दिखाने का उनका एक तरीका है। एक बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव या उनके अपने परिवार या उनके अपने भाई या उनके अपने पुत्र उनकी व्यक्तिगत कुछ वजहों को भी वो समझते जरूर होंगे, मुझे ऐसा लगता है कम से कम, क्योंकि वो कोई छोटे नेता नहीं है। जाहिर है सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई की बातें हैं और भी केंद्र सरकार से तमाम बातें हैं जिसको लेकर के मुलायम सिंह जी का परिवार या समाजवादी पार्टी के और तमाम बड़े नेता दबाव महसूस करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आजम खां पे इस तरीके के कोई दाग नहीं है और आजम खां अपने को अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का नेता पुरोधा बता रहे हैं, तो आजम खां के लिए क्या रास्ता बचा है? दूसरी बात आपने कही मुजफ्फरनगर दंगों की। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच की रिपोर्ट समाजवादी पार्टी सरकार को और पूरे देश को भी सामने आई है। उसमें कहीं आजम खां का जिक्र ही नहीं है, तो उसमें वो बेदाग होकर के निकले हैं। अभी जो जिला पंचायत सदस्य के और तमाम जो चुनाव अभी हुए हैं, उन चुनावों में भी ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत रही है। करीब 35 उम्मीदवार आजम खान ने दिए थे, उसमें करीब 25 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। तो ये
भी उनकी एक बड़ी जीत है। महागठबंधन से हटने का फैसला भी, सारी फैसले का भी उन्होंने विरोध किया था। मैंने बिल्कुल एक बात, माधुरी जी मंत्रिमंडल की भी बातें, ये 4 नाराजगियां हैं जी माधुरी जी। लगातार मैंने ये कहा है, इस बात को मैं कह रहा हूं कि उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, उनके अपने कह सकते हैं कि जो उनके अपने उसूल हैं, सिद्धांत हैं, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। सवालिया निशान अगर कुछ है तो रिश्तों को लेकर है। ये वही आजम खान है कि जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अगर मिलते हैं वीएचपी के लीडर से, जब मोदी ने चुनाव लड़ा उसके पहले की बात है, ये 17 अगस्त का वो तारीख थी, और उसके बाद में आजम खान को बड़ा तलखी होती है की बात कर रहे हैं आप जी, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद में मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर जो 84 परिक्रमा होनी थी, 84 कोस वाली, उसके ऊपर प्रतिबंध अगर लगा था तो सिर्फ आजम खान की वजह से लगा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको कि सरकार मानती है उनके महत्व को, लेकिन ये रिश्ते इतने तल्ख क्यों हो रहे हैं ये समझना बड़ा जरूरी है। एक और बात है, वैसे बात मुझे ये बार बार कहने में बड़ी हल्की लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अमर सिंह जी उनकी पार्टी के में एक नेता हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह जी से फिर उनकी नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं। और उन नजदीकियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अभी एक मंत्री आए हैं मदन चौहान, वो उनके नुमाइंदे हैं, बड़े करीबी हैं। और भी 2-3 जो नेता मंत्रिमंडल विस्तार में लिए गए हैं जिनका उत्तर प्रदेश से वास्ता भी नहीं है, शायद उनके भी तार कहीं न कहीं अमर सिंह से जुड़े हुए हैं। तो अमर सिंह का भी हो सकता है जो पार्टी में कद बढ़ रहा हो, या हो सकता है अमर सिंह के मामले पर, हो सकता है कि मुलायम सिंह जी की अमर सिंह के मामले पर आजम खान से बात चलती हो कि इनके बारे में क्या कुछ किया जाना है या क्या कदम होने चाहिए। इन सभी बातों को ये सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि जब आजम खान खुद सामने आएंगे, प्रेस के सामने आएंगे, सवाल ये उठेंगे जरूर, लेकिन अपने ही अंदाज में नरमी के साथ तल्ख लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए वो कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे बातें रखेंगे, इसका इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत जब लौट कर आते हैं तो ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मान लें कि अब रास्ते अलग हो गए हैं, और जानने चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव के लिए क्या अब जरूरी नहीं रह गया आजम खान। ये भी एक सवाल है कि सियासत में साथी तभी तक है जब तक उसकी जरूरत है। और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, और कई मायनों में हिंदुस्तान की एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। आपको जब मैं ये खबर दे रहा हूं तो इस वक्त ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कहां पर है। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव सैफई में है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और कह सकते हैं एक मायने में पूरी की पूरी सरकार इस वक्त सैफई में है। मुलायम सिंह यादव भी इस वक्त सैफई में आने खबर मिल रही है, हालांकि वो सुबह दिल्ली में थे। रामपुर पहुंच रहे हैं मोहम्मद आजम खान अब से कुछ देर के बाद में, और इसलिए जब खबर की कंफर्मेशन की बात यहां पर आ रही है तो एग्जैक्टली क्या इस्तीफे में लिखा है, चिट्ठी में क्या कुछ मोहम्मद आजम खान ने बयां किया है, या तो ये मोहम्मद आजम खान जो कि अब से कुछ देर के बाद में रामपुर पहुंच रहे हैं वो बता सकते हैं, या नेताजी मुलायम सिंह यादव वो बता सकते हैं कि जो चिट्ठी उन्हें मिली है, या फिर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कि आखिरकार उन्हें इस्तीफे के रूप में क्या वो लफ्ज मिले हैं लिखे हुए आजम खान की तरफ से जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन जो खबरें हैं, जो सूत्र हैं, वो इस बात की तरफ बिल्कुल पुख्ता तौर पर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आजम खान ने दोपहर में ही अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया था, और लगातार के न्यूज दोपहर 3:30 बज रहा था जब वो वक्त था जब के न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, और लगातार जो घटनाक्रम बदल रहे थे, लगातार इस खबर पर के न्यूज बना हुआ है। शाम आते आते खबर इस मायने में भी पुख्ता हो गई कि हाँ, ये न केवल इस्तीफा बल्कि इस्तीफे के साथ में एक चिट्ठी भी है, और मोहम्मद आजम खान अब से कुछ देर के बाद में जब रामपुर पहुंचेंगे तो पत्रकारों से बात होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शबी हैदर इस वक्त मौजूद हैं, हम लगातार उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार आगे क्या कुछ होगा और घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहे हैं। शबी, दीपावली एक ऐसा त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, और लोग अपने अपने घरों में हैं, और मुझे लगता है कि दीपावली पे कल पटाखे छुड़ाए जाएंगे, उससे पहले ही आजम खान ने इसलिए आज पटाखे छुड़ा दिए, बम फोड़ दिया कि कम से कम लोग अपने अपने घरों में कल आराम से दीपावली मना सके, वरना मुझे लगता है कि आपको भी दिक्कत होती और
हर कोई अपने काम में मतलब घर में होता और वो आजम खान के इस्तीफे की वजह से इस चैनल में होता। क्या कहेंगे आप? उन्होंने रहम किया है मुझे लगता है। बिल्कुल देखिए रहम है निश्चित तौर पर, लेकिन जिस वक्त आजम खान रामपुर पहुंचेंगे और ये खबर अगर किसी ने उनको चेज किया और बाइट उनकी ले पाने में कामयाब रहा तो यकीनी तौर पर मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से और इतने आराम के साथ जो है वो पटाखे छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि फिर खबर जो है वो चलाना होगी और वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी का जो सूरत हाल है और जो आज काल रहा, निश्चित तौर के ऊपर बड़ी गहमा गहमी रही। आज आजम खान साहब के आवास पर एक अजीबो गरीब स्थिति थी। हर वो व्यक्ति बेचैन था जो खुद को आजम खान से एसोसिएट करता था, क्योंकि देखिए जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कामकाज का तरीका था, आजम खान साहब की जब कोठी बहुत बड़ी है और अगर हम दूसरी कोठियों से उसकी तुलना करें तो काफी जो है वो डिफरेंस है। एक ट्रॉली बैग आजम खान रामपुर के आते हैं और उसी ट्रॉली बैग के साथ आजम खान रामपुर वापस चले जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा जिंदगी का जो साजो सामान है वो उन्होंने अपनी इस कोठी पे इकट्ठा नहीं किया है। तो एक बेचैनी थी लोगों में, जिन लोगों को ये बात इस चीज का एहसास हो रहा था। बात तो नहीं पता थी लेकिन एहसास इस चीज का हो रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। यकीनी तौर पर जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनके जो चेहरे थे वो थोड़ा सा उतरे हुए थे। और जिस वक्त हमने इस खबर पर मुहर लगाई है, जिस वक्त आपने इस खबर को ब्रेक किया है, यकीनी तौर पर एक दबाव था, एक वो सारी चीजें थी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब पुलिस की जीडी में लिखा जाए तभी वो अपराध हो। जरूरी नहीं है कि जिस वक्त जब हमारे पास सूत्र हैं, हमारे पास सोर्स हैं और हमारे पास जब सोर्स हैं और हमारे पास खबर है तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम उस खबर को जनता तक पहुंचाएं। इससे पहले भी जिस वक्त आजम खान ने कैबिनेट बैठक से जो है वो जाने से गुरेज कर रहे थे, नहीं गए थे, लगातार 8 कैबिनेट बैठक में आजम खान नहीं पहुंचे थे। और एक यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा था, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की जो लैंड का जो संशोधन बिल था, पहले 100 एकड़ से नीचे यूनिवर्सिटी नहीं बनती थी, अब सरकार ने 36 एकड़ कर दिया। उस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनसे आजम खान इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो उसके बाद भी जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव खुद आजम खान की कोठी पर उनको मनाने गए थे, चीज है, ये बातें तो सारी ठीक है शबी, ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पर कही थी। हमने कहा था कि सियासत में जब तक जरूरत होती है तब तक ही वो साथी बना रहता है। क्या हम ये माने कि मुलायम सिंह को अब आजम खान की जरूरत नहीं है? यह सवाल कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस पर हम चर्चा भी जरूर करेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर लौटकर जब आएंगे तो यकीन मानिए सदन के अंदर आजम खान की मौजूदगी कम से कम समाजवादी पार्टी और अखिलेश की सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और जब वो मंत्रिमंडल में नहीं है, माना कि एक विधायक रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या रिश्ते उतने सहज रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम मौजूद हैं, बने हुए हैं। मोहम्मद आजम खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, खबर पक्की है, कंफर्म हो चुका है। लेकिन कैसे इस्तीफा दिया, क्या कुछ वजह रही जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बात स्वयं आजम खान कहेंगे जब वो रामपुर पहुंचेंगे। पंजाब मेल से पहुंच रहे हैं और हमें इंतजार है इस बात का कि वो क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शबी हैदर लगातार मौजूद हैं। शबी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सियासत में दोस्त तब तक हैं जब तक उनका साथ है। क्या हम ये माने कि मुलायम सिंह के लिए अब आजम खान जरूरी नहीं रह गए हैं? और दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि सदन के भीतर उनकी मौजूदगी कम से कम सरकार के लिए तो बहुत जरूरी है। सपा में अगर देखें तो बोलने वाले सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे के रूप में अगर कोई नजर आता है तो वो आजम खान है। लफ्जों पे पकड़, उनका इमोशंस पे पकड़ और जिस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं वो दिल को छूने वाली होती है। और मुझे लगता है कि शायद उतना बेहतर कोई वक्ता वहां तो हमें तो नहीं दिखता। कम से कम शबी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मनीष जी, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है
मुनव्वर राना का बहुत मशहूर शेर है, यकीनी तौर पर दोस्त भी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव को अपने कंधे पर बिठाकर आजम खान ने नारे लगाए हैं, उनको नेता से नेताजी बनाया है। तो आजम खान की जो मेहनत समाजवादी पार्टी के लिए फाउंडर मेंबर्स में है, उसको नकारा नहीं जा सकता। रही बात आने वाले कल की, तो देखिए जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से यकीनी तौर पर जो समाजवादी पार्टी के अच्छे वक्ता हैं, उनमें अंबिका चौधरी को नहीं भूला जा सकता, उसमें राम गोविंद चौधरी को नहीं भूला जा सकता। मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, और जब कभी भी किसी भी तरीके का अगर पार्टी पे हमला होता है, और आजम खान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उस हमले का रुख किधर और कैसे मोड़ना है, तो वो सारी चीजें निश्चित तौर पर हम कम से कम मैं जरूर जो हूं उस अगर इमेजिन करूं कि सदन जो है वो आजम खान के बिना कैसे होगा, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो, दोनों ही कैरेक्टर में आजम खान को देखने की लगभग हमारी आदत सी हो गई है। सदन नीचे चलता है, हम ऊपर बैठते हैं, और यकीनी तौर पर प्रमोद तिवारी हुआ करते थे जो जरूर विपक्ष में सरकार को घेरा करते थे, अब वो दिल्ली में है। प्रमोद तिवारी के बाद आजम खान सदन को ठाका भी लगवाते हैं, और किस तरीके से संजीदगी के साथ और मर्यादा के साथ विपक्ष का जवाब देना है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है वो बोलती बंद करनी है। हुकुम सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष है, जो हमलावर होता है सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर, उसका किस तरीके से जवाब देना है, ये सारे मोर्चों पर मोहम्मद आजम खान सरकार की एक ढाल के रूप में काम करते हैं। तो जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, कल क्या होने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी ने खुद को बिना आजम खान के तैयारी कर ली है? अभी 1.25 साल 1.5 साल बाकी है, और जो सिनेरियो है, अंबिका चौधरी को बर्खास्त किया जा चुका है, राम गोविंद चौधरी को के पोर्टफोलियो में मनीष जी एक बेसिक शिक्षा मंत्री थे, हालांकि उनको समाज कल्याण मंत्री बनाया गया है, लेकिन एक मैसेज दिया गया है कि नारद राय को बर्खास्त किया गया है। तो जो बलिया है, जो लोहिया और जो उस चंद्रशेखर की जो धरती है, वहां के पूरा जो जिस तरीके से हम कह सकते हैं एक उलटफेर हुआ है, तो कहीं ना कहीं से संकेत मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं से उनकी समझ में आ रहा होगा अपने आने वाले कल की क्या कहानी होगी। तो उसको देखकर अब अगर चीजें बदलेंगी, अगर स्थितियां बदलेंगी, अगर वो सारी चीजें जो नहीं होना चाहिए थी वो हुई हैं, और मुलायम सिंह यादव उनसे बात करेंगे, तो आजम खान अपने फैसले पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस बात की संभावनाएं मुझे तो कम से कम लगती है कि आजम खान जब पार्टी से जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस खबर को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, और तमाम दर्शक जो इस वक्त के न्यूज से जुड़े हुए हैं वो इस वक्त को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस्तीफा दे दिया गया है। हमारे सूत्र इस बात को कह रहे हैं, और इस्तीफा पहुंच भी गया है मुख्यमंत्री कार्यालय में। सवाल सिर्फ इस बात का है कि 3 वो शख्स जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, स्वयं मोहम्मद आजम खान जो कि रामपुर पहुंच रहे हैं, उनका भी इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो इस समय सैफई में है दीपावली के मौके पर, वो क्या कुछ कहते हैं पत्रकारों से, या फिर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव वो क्या कुछ कहते हैं, ये 3 शख्स ही बता सकते हैं कि आखिरकार इस्तीफे में क्या लिखा है, क्यों दिया है, स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात पर हम लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमने देखा है, स्वयं देखा है किस तरीके से आजम खान ने कई बड़े मौकों पर सरकार को विपक्षी हमलों से बचाया है। चाहे वो मामला प्रतापगढ़ में जब डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी, और उसके बाद में विपक्ष कैसे आक्रामक हुआ था, सरकार की ढाल बनकर आजम खान खड़े हो गए थे। ऐसे कई मौके हैं, और इसीलिए जब आजम खान अपनी बात कहते हैं तो बड़े ही गंभीरता से अपनी बात कहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या रास्ते अलग हैं, या फिर सुबह में दिखाई पड़े कि दोनों ही लोग एक ही मंजिल पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लगातार हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर, आजम खान, मोहम्मद आजम खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। खबर पक्की कंफर्म है, लेकिन निश्चित बात यह है कि आखिरकार वो 3 शख्स क्या कुछ कहते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और खुद मोहम्मद आजम खान। इंतजार इस बात का ही है कि आखिरकार पत्रकारों से बात में ये तीनों शख्स जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, ये क्या कुछ कहते हैं। इस वक्त के न्यूज चैनल हेड माधुरी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी, एक चीज यहां पर हम जरूर जानना चाहेंगे, जैसा हमने कई बातों को लेकर चर्चा की अभी संवाददाता शबी हैदर से, कुछ बातें जो जहन में हैं और उन बातों को मुझे लगता है कि साफ होना बहुत जरूरी है।
एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव के हमेशा करीबी थे आजम खान, और मुझे लगता है करीबी हैं भी। दिलों में अगर नफरतें होती तो रास्ते कब के जुदा हो चुके होते, मौके ऐसे कई बार आए। दूसरी चीज हमने देखा कि सदन में कई बार समाजवादी पार्टी का पुख्ता तौर पर बचाव किया स्वयं मुलायम सिंह यादव ने, और सरकार ने भी, माफ करिएगा आजम खान ने, और सरकार ने भी मुझे लगता है कि आजम खान को पूरा महत्व दिया है। क्या आपको लगता है कि अभी मुझे लगता है कि स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई इसमें घबराने वाली बात सच है नहीं? माधुरी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, लगातार हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल कुछ तकनीकी व्यवधान। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों की बर्खास्तगी से नाराज है आजम खान। मंत्रियों के जिस तरीके से बंटवारा हुआ उस पर भी नाराज हैं, नए मंत्रियों को जोड़ा गया उसको लेकर भी नाराज हैं। मुलायम सिंह यादव लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उससे भी नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन से जिस तरीके से अलग हुए थे उससे भी नाराज बताए जा रहे हैं, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, जिसके चलते आजम खान नाराज हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान मोदी के मुद्दे को लेकर मुलायम सिंह यादव से सफाई चाहते थे। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, चाहे वो अमर सिंह को लेकर हुए हों और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर हुए हों, उसको लेकर आजम खान पिछले काफी दिनों से नाराज थे। ये तमाम वजह थी जिसके चलते मोहम्मद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया, और अब से कुछ देर के बाद में वो पहुंचने वाले हैं रामपुर। बहुत सारे इंसिडेंट इस समय याद किए जा सकते हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे भी याद किए जा सकते हैं, और प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ आजम खान का जाना भी याद किया जा सकता है। उधर सरकार की तरफ से भी हम देख सकते हैं कि सरकार ने किस तरीके से आजम खान के चलते यू टर्न लिया, हम वो भी याद कर सकते हैं। दोनों का ही कोऑर्डिनेशन जबरदस्त रहा है, और इसी कोऑर्डिनेशन के आधार पर कम से कम एक व्यक्तिगत आकलन के तौर पर यह नजरिया हमारा हो सकता है कि यह खबर बिलाल वैसे महत्वपूर्ण है कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये इस्तीफा स्वीकार होगा ये नहीं होगा, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शबी, आपको धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ मौजूद रहे और इस खबर को आपने हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाया। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आपके सूत्रों पर समाचार बहुत हद तक निर्भर करता है, इसलिए आप नजर बना के रखिएगा। हम लौटेंगे दोबारा जरूर, इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।